नमस्कार बच्चों, मैं उमाशंकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी हम लोग सीयूटी यूजी का 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था हिस्ट्री का, उसका अध्ययन कर रहे हैं, पीवाईक्यू कर रहे हैं। और आप लोगों के बहुत सारे बच्चों की कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट थी, सर समझ में नहीं आ रहा है पीवाईक्यू कैसे करें, कहाँ से करें। तो आपके उमाशंकर सर ने अपनी टीम के साथ में मिलकर आप लोगों के लिए पीवाईक्यू तैयार किया है और अभी आप लोगों से डिस्कशन करेंगे। तो आइए, अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हों तो इसी चैनल पे आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर उसको दोबारा से देख सकते हैं या पहली बार देख सकते हैं। और पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक भी देख लेना। तो आइए आज क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 21 है, चौरी चौरा संयुक्त प्रांत में की बस्ती में किसानों के एक समूह द्वारा एक पुलिस थाने पर हमला करने और उसे आग लगाने के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था। तो बच्चों, यहाँ पर एग्जामिनर कह रहा है कि चौरी चौरा संयुक्त प्रांत जो एक समय उत्तर प्रदेश है, उस समय संयुक्त उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। वहाँ पर एक स्थान है गोरखपुर, एक जिला है, और गोरखपुर में ही एक गांव है जिसको चौरी चौरा गांव के नाम से जाना जाता है। और चौरी चौरा में 5 फरवरी 1922 को एक घटना होती है। 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 को पुलिस ने, चौरी चौरा में पुलिस ने वहाँ के ग्रामीण लोगों पर, या जो वहाँ क्रांति के लिए लोग खड़े हुए थे, उन पर पुलिस वाले अटैक कर देते हैं। और बदले में ग्रामीण लोग जो होते हैं, जो वहाँ के किसान होते हैं, बस्ती में रहने वाले चौरी चौरा में, वो रिवर्स में पुलिस वालों के ऊपर अटैक कर देते हैं। और इतनी आक्रोशित भीड़ रहती है कि पब्लिक पुलिस वालों को थाने में बंद करके आग लगा देती है, जिससे वहाँ जो थाने में पुलिस वाले तैनात थे ड्यूटी पर, 22 के 22 पुलिस वालों की मृत्यु हो जाती है। और इस घटना को चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है। और एक घटना कब होती है? 5 फरवरी 1922 को। आगे एग्जामिनर पूछ सकता है कि एक घटना कब हुई थी, तो ये 5 फरवरी 1922 को घटना हुई थी। इसमें 22 पुलिस वाले मारे जाते हैं। आप लोग ट्रिक भी बना सकते हैं, 1922 के लास्ट में 22 आ रहा है और इसमें 22 पुलिस वाले मारे भी गए थे। और इसकी घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। कई एक आधे जगह आपको 4 फरवरी 1922 भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका जो ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है 5 फरवरी 1922। और इसमें जब एक घटना हुई थी तो गांधी जी ने इसमें से एक आंदोलन को वापस लिया था। ये देख लेते हैं कौन सा आंदोलन वापस लिया था। पहला है असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, और चौथा है अहमदाबाद मजदूर हड़ताल। उस समय गांधी जी असहयोग आंदोलन कर रहे थे। असहयोग आंदोलन जब अंग्रेज लोग रॉलेट एक्ट लेके आए थे फरवरी 1919 में, और उसका विरोध करते हुए 13 फरवरी 1919 को जलियांवाला बाग में बहुत ज़्यादा नरसंहार हो जाता है। तो गांधी जी उसका विरोध करने के लिए असहयोग आंदोलन किए थे। कि असहयोग आंदोलन का मतलब यह है कि हम जो है अंग्रेजों के साथ किसी तरीके का कोऑपरेट नहीं करेंगे, ना तो इनका कोई सामान लेंगे, और इनके जो स्कूल है इसमें कोई ना तो टीचर पढ़ाने जाएगा, ना तो स्टूडेंट वहाँ पर शिक्षा लेने जाएगा। इस तरीके से विदेशी चीज़ों का गांधी जी बहिष्कार करने का निर्णय लिया था 1 अगस्त 1922 को। अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1922 को स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था? गांधी जी ने किया था। और कब वापस लिया था? जब 5 फरवरी 1922 को ये वाली घटना हो जाती है, तो इसके 11 फरवरी यानी कि 6 दिन बाद 11 फरवरी 1922 को गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। और इसमें ये असहयोग आंदोलन, एग्जामिनर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी जी का पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन कौन सा था। तो गांधी जी का पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन असहयोग आंदोलन था, जो कि 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था
और 11 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को वापस ले लिया गया, जिसका कारण था चौरी चौरा हत्याकांड, सॉरी हाँ चौरी चौरा कांड। और शुरू करने का कारण था जलियांवाला बाग नरसंहार। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जो आज आपका सेकंड क्वेश्चन है। निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 था वो फैक्ट बेस्ड पर था, और जो क्वेश्चन नंबर 22 है ये क्रोनोलॉजी वाइज है। यहाँ पर 4 घटनाएं दी हुई हैं। एग्जामिनर पूछना चाहता है कि इसमें कौन सी घटना पहले हुई थी और कौन सी घटना इसके बाद में हुई थी। देख लेते हैं। पहले 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 घटना दी गई है। इसके बाद में 4 घटनाओं को आगे पीछे लगाने के लिए कहा गया है। तो इसमें है दक्कन के, ऑप्शन नंबर 1 है, विकल्प संख्या 1 है, दक्कन के गांवों में रैयतों का विद्रोह। और एक ही ऑप्शन बी है, बम्बई दक्कन में कृषि विस्तार की धीमी प्रक्रिया। और ऑप्शन नंबर सी है, मुंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त। और ऑप्शन नंबर सी है, हाँ सी हो गया। ऑप्शन नंबर डी है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित रेगुलेटिंग एक्ट। अब एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी घटना पहले हुई थी और कौन सी घटना बाद में हुई थी। तो हम जानते हैं जो दक्कन में गांवों के रैयतों का विद्रोह हुआ था, ये विद्रोह 1857 में हुआ था। दक्कन के गांवों में रैयतों का विद्रोह 1857 में हुआ था, यानी कि 1857 की क्रांति के आसपास ही ये घटना हुई थी। और जो दूसरा ऑप्शन है, बम्बई में कृषि विस्तार की धीमी प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया हुई थी ये एक दिन की प्रक्रिया तो होगी नहीं, तो 1 दशक की प्रक्रिया थी। ये थी 1820 से लेकर 1830 तक ये प्रक्रिया चली थी कि बम्बई में जो दक्कन कृषि है इसका विस्तार जो है धीमा हो गया था, कि बहुत आराम आराम से विस्तार हो रहा था, खेती में उतनी अच्छी उपज नहीं हो रही थी। और ऑप्शन नंबर सी है, मुंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त, ये 1818 में हुआ था, जब पेशवाओं का युद्ध हो गया था। उसके बाद में ये घटना हुई थी कि बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त किया गया, जब पेशवाओं की लड़ाइयाँ होकर ख़त्म हो गई थी, जब ये वाली प्रथा लागू की गई वहाँ 1818 में। और ऑप्शन नंबर डी है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित रेगुलेटिंग एक्ट। और एक घटना हुई थी 1793 ईस्वी में, जब कॉर्नवालिस जो है इसको ब्रिटिश संसद ने पारित किया था 1793 ईस्वी में। आइए देख लेते हैं कि कौन सी घटना पहले हुई थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1793 जो है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित रेगुलेटिंग एक्ट, ये सबसे पहले हुई थी। यानी कि जहाँ पर डी सबसे पहले लिखा हुआ है हम उसको देखेंगे। यहाँ पर एक ही निशान लगाया और हमारे सारे क्वेश्चन एलिमिनेट हो गए, सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। लेकिन जानकारी के लिए आप लोग देख लीजिए, दूसरा 1898 में सी है कि बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त। और जो तीसरी घटना है, बम्बई दक्कन के कृषि विस्तार की धीमी प्रक्रिया, ये 1820 से शुरू होकर 1830 तक चलती है। और सबके बाद में 1857 में दक्कन के गांवों में रैयतों का विद्रोह होता है। तो आपका विकल्प संख्या 1 एकदम सही है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये भी क्रोनोलॉजी वाइज लगाने के लिए है, यानी कि एग्जामिनर आपसे क्रोनोलॉजी वाइज क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। तो इसीलिए आपको आगे जब पढ़ने हैं या आप हमारे पिछली वीडियो देखेंगे तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फैक्ट को बार बार अध्ययन करवाया गया है, कि आप लोगों को फैक्ट के बारे में पता रहेगा जब भी आप लोग क्रोनोलॉजी वाइज अगर आप लोग फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर है तो चाहे आपके फैक्ट पूछ ले चाहे कॉन्सेप्ट पूछ ले, आप चाहे जिस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले, अगर आप लोगों की फैक्ट पर पकड़ मजबूत है तो आप सारे प्रकार के क्वेश्चन फॉलो कर जाओगे। आइए देखते हैं, इसमें एग्जामिनर पूछना चाहता है कि कौन सी घटना पहले हुई थी। पहले 4 स्टेटमेंट है, फिर 4 विकल्प दिया गया है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है आपकी, इधर खड़ा हो जाता हूँ तो इधर के मैं आप लोगों को दिख नहीं रहा हूँ, है ना। तो विकल्प संख्या जो ऑप्शन ए है, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराकर बाबर पहला मुगल बादशाह बना। स्टेटमेंट नंबर ए थी। अब स्टेटमेंट नंबर 2 है, बी है
शेर खां से हार कर हुमायूं द्वारा सफाई दरबार में निर्वासित बनकर रहना। और इसी तरह से ऑप्शन नंबर सी है नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ, उसके द्वारा दिल्ली की लूट। और ऑप्शन नंबर डी है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी के अधिकार को प्राप्त करना। अगर ये आप लोगों बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट ही पता है, आप लोगों को फैक्ट नहीं पता है, जब भी ये वाला क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर लोगे। लेकिन एक बार फैक्ट के साथ में चलेंगे इसमें कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराकर बाबर कब पहला मुगल साम्राज्य बना था। हम लोग पढ़ पढ़ के थक गए हैं कि 1526 ईस्वी में बाबर को इब्राहिम लोदी के चचेरे भाई और उनके पुत्र और इनके चाचा, ये सारे इनको मिलकर दौलत खां मतलब उनके चचेरे भाई दौलत खां लोदी, उनके पुत्र दिलावर खां लोदी और उनके जो चाचा थे और राणा सांगा बाबर को इनवाइट करते हैं कि आओ इब्राहिम लोदी को मारो पीटो लूटो और चले जाओ यहाँ के। बस जाते समय ये कह देना कि ये यहाँ के अब राजा हैं, है ना। और ऑप्शन नंबर बी है शेर खां के हार कर हुमायूं द्वारा सफावी दरबार में निर्वासित होना। ये 1540 की घटना है, हम लोग जानते हैं। 1540 ईस्वी में जब हुमायूं कन्नौज या बेलग्राम में शेर खां सूरी से कन्नौज का युद्ध या बेलग्राम का युद्ध जो होता है हार जाता है, उसको लगता है कि मैं यहाँ पर रहूँगा तो मेरा यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, तो इसीलिए हुमायूं क्या करता है, हुमायूं भागकर ईरान के सफावी दरबार में चला जाता है। ईरान के दरबार को उस समय सफावी दरबार कहते थे। जिस समय जैसे जो हमारे यहाँ दरबार लगता है, जो संसद लगती है, इसको पार्लियामेंट संसद कहते हैं और जापान की संसद को डाइट कहते हैं। तो उस समय जब हुमायूं का समय था, ईरान की जो राजा का दरबार लगता था उसको सफावी दरबार कहते थे। तो हुमायूं 1540 ईस्वी में जब कन्नौज का युद्ध हार जाते हैं तो भागकर ईरान चले जाते हैं और 1540 से 45 तक वहाँ पर भटक रहे होते हैं। फिर 45 में दोबारा आते हैं यहाँ पर, जब शेर खां सूरी की मृत्यु हो जाती है। 1540 से 45 तक ये भटक रहे होते हैं। और नादिर शाह 40 के साथ 55 तक भटक रहे होते हैं। 55 में आते हैं यहाँ पर, 40 से 55 तक 15 साल भटक रहे होते हैं, ठीक है। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हम जानते हैं 1739 ईस्वी में, जब भारत पर मुगल सम्राट मोहम्मद खां रंगीला का समय चल रहा था 1739 ईस्वी में। यहाँ पर भी नादिर शाह को इनवाइट किया गया था। उसके जो सेनापति रहते हैं वो नादिर शाह को इनवाइट करते हैं कि साहब आप तो यहाँ लाहौर में पड़े हुए हो, यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा हुआ है, आप दिल्ली जाइए, वहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा माल है, पहले भी लूट कर ले गए हैं बाबर, महमूद गजनवी भी लूट कर ले गया है, आप दिल्ली जाइए और वहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा माल पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आता है तो नादिर शाह वाकई में बड़ा खुश होता है। और इसकी एक इंटरेस्टिंग कहानी ये है, थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। जब नादिर शाह लाहौर में लूटपाट मचा रहा होता है तो जो मोहम्मद शाह रंगीला के सेनापति होते हैं उनको कहते हैं कि जाओ दिल्ली जाओ और वहाँ पर लूटपाट करो, बहुत सारा खजाना है। फिर नादिर शाह उनको कहते हैं अगर मुझे दिल्ली में मेरे मन मुताबिक खजाना नहीं मिला तो मैं तुम्हारा जो है मर्डर कर दूंगा। तो नादिर शाह आते हैं दिल्ली में, लूटपाट मचाते हैं। इनको मयूर सिंहासन, जो शाहजहाँ ने अपने लिए मयूर सिंहासन बनवाया हुआ था जिसमें कोहिनूर हीरा लगा था, नादिर शाह उसको उठा लेके जाते हैं, मयूर सिंहासन को कोहिनूर हीरा लेके जाते हैं और इसके साथ में अपार धन संपत्ति, अनगिनत धन संपत्ति लेके जाते हैं और बहुत खुश होते हैं कि चलो मैं थोड़ा सा जाते जाते दान दक्षिणा दे के जाऊँगा उन सेनापति को, थैंक्स बोलना चाहता हूँ। जब ये उनके लिए बुलावा भेजा था उनके दरबार में, जो इनके सेनापति हैं, तो उन्होंने सोचा यार लग रहा है नादिर शाह को कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था कि ये दिल्ली जाएंगे तो मोहम्मद खां रंगीला इनको हरा देंगे। और लेकिन मोहम्मद खां रंगीला खुद ही 1 महीने दिल्ली छोड़कर भागे हुए थे जब तक नादिर शाह दिल्ली में लूटपाट मचा रहा था। तो वो जो सेनापति रहता है वो सोचता है कि नादिर शाह को कुछ नहीं मिला, तो नादिर शाह मुझे
कैपिटल पनिशमेंट देंगे, यानी कि मुझे मृत्यु दंड दे सकते हैं। तो सेनापति खुद ही आत्महत्या कर लेता है। तो एक कहानी, बहुत अच्छा फैक्ट है इसके बारे में, कभी मौका मिलेगा तो इतिहास पढ़ना। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी को अधिकार प्राप्त करना, ये हमें पता है 1765 ईस्वी की घटना है, जब 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में होता है? एक तो शाह आलम रहते हैं, शाह आलम सेकंड, और दूसरे कासिम रहते हैं, मोहम्मद बिन कासिम नहीं, मीर कासिम रहते हैं। और तीसरे जो अवध के नवाब रहते हैं फुजाउद्दौला, वो एक तरफ रहते हैं, और दूसरी तरफ ब्रिटिश जो अधिकारी रहते हैं वो होते हैं हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो उन तीनों को की जो संयुक्त सेना रहती है उनको हरा देते हैं, और उनको हराने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। और इलाहाबाद की संधि में अंग्रेज, यानी कि अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, इसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 जगहों की दीवानी मिलती है। अगर आपके बंगाल की जगह बिहार या उड़ीसा दे दिया जाए तब भी इलाहाबाद की संधि में ही इनको दीवानी मिलती है, जो कि 12 अगस्त 1765 को होती है। 12 अगस्त और 16 अगस्त को वहीं पर इनको बंगाल की दीवानी मिलती है। तो आइए क्रोनोलॉजी वाइज लगा लेते हैं। सबसे पहले इसमें 15 को 26 की घटना होती है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इन दोनों में है, तो दो विकल्प आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। अब इसके बाद 15 को 40 की घटना होती है, जब शेर खां के हार कर हुमायूं कन्नौज युद्ध हार कर अपने वहाँ ईरान में चला जाता है, तो बी। इसके बाद बी आता है, तो ये भी ऑप्शन आपको एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन एक अपनी संतुष्टि के लिए देख लीजिए, इसके बाद 1739 में नादिर खां अटैक करता है, जब मोहम्मद शाह रंगीला का यहाँ पर शासनकाल होता है। इसके बाद डी वाली घटना होती है 12 अगस्त और 16 अगस्त को 1765 को, जब हेक्टर मुनरो, शाह आलम सेकंड, मीर कासिम और फुजाउद्दौला तीनों की संयुक्त सेना को हरा देते हैं। फुजाउद्दौला नहीं, सॉरी, हाँ फुजाउद्दौला ही हैं, अवध के जो नवाब रहते हैं, इनके तीनों की संयुक्त सेना को हरा देते हैं। तब इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, जब इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिलती है। आपका सही आंसर है ऑप्शन संख्या 1। तो आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में एग्जामिनर आपसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वाला, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें के 4 विकल्प दिया हुआ है, जिसमें से 3 सही है, एक गलत है। उस गलत को हमें ढूंढ कर निकालना है कि इसमें गलत क्या है। इसमें चारों में से 3 स्टेटमेंट मैच कर रहे हैं एक दूसरे के, एक नहीं मैच हो रहा है, वही जो मैच नहीं हो रहा है उसी को हमें ढूंढ कर निकालना है कि 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा जमींदारों द्वारा राजस्व भुगतान को ना चुका पाने का कारण नहीं था। इसमें पूछा गया है कि 18वीं जो शताब्दी चल रही थी, जमींदार अपना राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे, उसका क्या रीजन नहीं था। 3 रीजन थे, लेकिन चौथा रीजन नहीं था। पहला है प्रारंभिक मांगे बहुत अधिक थी। दूसरा विकल्प है जमींदारों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपना अधिकार बढ़ाने के लिए सैन्य टुकड़ियों की कचहरियों को संगठित करने की अनुमति दी गई थी। तीसरा है अधिक मांग ऐसे समय में की गई थी जब कृषि उपज की कीमतें कम हो रही थी। चौथा है राजस्व अपरिवर्तनीय था, फसल अच्छी हो या खराब राजस्व का भुगतान समय पर किया जाता था, समय पर किया जाना था। तो इसमें से ये कारण नहीं था, ये वो कारण है दूसरा कि जमींदारों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपना अधिकार बढ़ाने के लिए सैन्य टुकड़ियों की कचहरियों को संगठित करने की अनुमति दी गई थी। अनुमति तो दी गई थी, ये बात सही है, लेकिन इसका ये कारण नहीं था कि जिस लिए ये अपना राजस्व भुगतान नहीं कर पा रहे थे या टैक्स नहीं दे पा रहे थे।
इसका एक कारण ये था कि प्रारंभिक डिमांड बहुत थी कि पहले से इतने राजा को मांग लिया जाता था जो उनके बस की नहीं होती थी देना। और दूसरा कारण ये था अधिक मांग ऐसे समय में की गई जब कृषि उपज की कीमतें कम हो रही थी। उस समय मतलब ऐसे समय में राजस्व की डिमांड ज़्यादा की गई जब मतलब खेती ज़्यादा हो जा रही थी, और खेती मतलब कोई चीज़ ज़्यादा होगी, मांग और डिमांड एंड सप्लाई का रूल यहाँ पर लागू होता है। जब डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई कम हो जाएगी, यानी कि उसका रेट कम हो जाएगा। और यही इस समय भी हुआ था। ये भी एक कारण है कि उनको राजस्व बहुत ज़्यादा नहीं दे पा रहे थे। और चौथा कारण है राजस्व अपरिवर्तनीय था। फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व का भुगतान समय पर किया जाना था। यानी कि राजस्व को देना ही देना था, चाहे फसल अच्छी हो चाहे खराब हो। हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी देखते हैं, मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है उस समय, कि जब इन्होंने टैक्स बढ़ाया था दोआब क्षेत्र में, उसी समय वहाँ पर अकाल पड़ गया था। लेकिन राजा को ये नहीं पता था यहाँ पर अकाल पड़ गया है, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और सिपाही जो है केवल अपने राजा की आज्ञा मानते हुए उनको उनके टैक्स वसूलने चले गए थे, तो काफ़ी विद्रोह हो गया था। यही कारण यहाँ भी था कि ये जो है टैक्स चुकाने में असमर्थ थे। अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर बेनामी नामक एक शब्द है, इसका हमें अर्थ बताना है कि बेनामी शब्द का अर्थ क्या है। इसका अर्थ देख लेते हैं। 4 विकल्प दिया गया है, इन चारों विकल्पों में से कोई एक जो है इसका अर्थ है, ऐसे लेन देन या सौदों के लिए किया जाता है जो किसी फर्जी या अपेक्षाकृत महत्वहीन व्यक्ति के नाम से किए जाते हैं और उनमें असली फायदा पाने वाले व्यक्ति का नाम नहीं दिया जाता है। बेनामी संपत्ति की यहाँ पर परिभाषा पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे, जिसमें 4 विकल्प दिया है कि 4 इन्होंने परिभाषा दे दिया है, जिनमें से 3 परिभाषाएं गलत हैं, एक परिभाषा सही है। और एग्जामिनर उम्मीद करता है कि आप लोग वो सही परिभाषा एग्जामिनर को बताओगे कि उसकी सही परिभाषा क्या है। ऑप्शन नंबर 1 में ये कहता है कि भाई ऐसी संपत्ति जिसका जो मूल मालिक होता है उसका नाम नहीं होता है, और वो संपत्ति जिसको प्रॉफिट होता है मतलब उसका नाम नहीं होता है, उसमें किसी ऐसे व्यक्ति का नाम होता है जिसको पता ही नहीं है कि उसके नाम पर संपत्ति है। जैसे कई बार आप लोग फिल्मों में भी देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी छपता है कि वो कोई मालिक रहता है अपने बंधुओं मजदूर के नाम पर इतनी संपत्ति कर देता है, लेकिन उसको बिना बताए हुए। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि जिसको अकली फ़ायदा हो रहा है उसका नाम ही नहीं है उसमें। दूसरा ऑप्शन ये है कि बेनाम नामक व्यक्ति के नाम पर, यानी कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका नाम है बेनाम, उसके नाम पर जो संपत्ति है उसको बेनामी संपत्ति कहते हैं। बहुत ही हास्यास्पद ऑप्शन है और हंसने के लिए अच्छा है। और तीसरा ऑप्शन है लेन देन वास्तविक मालिक द्वारा और उसके नाम पर किया जाता है। कि ऐसे संपत्ति को बेनामी संपत्ति कहते हैं जिसका लेन देन केवल जो उसका रियल मालिक होता है वही करता है और वो अपने नाम से ही करता है, इसको बेनामी संपत्ति कहा जाता है। तीसरी परिभाषा एग्जामिनर ये दे रहा है। और एग्जामिनर चौथी परिभाषा ये दे रहा बेनामी शब्द का अर्थ है कि विशेष लेन देन जहाँ वास्तविक लाभार्थी पता लगाने योग्य और जवाबदेह रहता है। कि ऐसी लेन देन, ऐसी स्पेशल लेन देन जहाँ पर जो जिस व्यक्ति के नाम पर ट्रांजैक्शन हो रही है, लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन, वो व्यक्ति जवाबदेह है उसके लिए, उसको पता लगाना बड़े आसानी से हो जाता है, ट्रैक कर लेते हैं। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि ब्लैक मनी जिसको कहते हैं, कि हमारी एजेंसियाँ जो है ट्रैक कर लेती हैं कौन जो है ब्लैक मेल नहीं, ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो ऐसी संपत्ति को बेनामी संपत्ति कहते हैं जहाँ ट्रांजैक्शन करने वाले व्यक्ति का आसानी से पता लगाया जा सकता है और उसे पूछा जा सकता है कि हाँ भाई तुम ये ट्रांजैक्शन क्यों किए हो। इस तरीके की कोई संपत्ति है जिसका लेन देन किया जा रहा है उसको बेनामी संपत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही ऑप्शन है कि ऐसी संपत्ति जिसके नाम पर संपत्ति है उसको पता ही नहीं कि उसके नाम पर भी संपत्ति है और असली फायदा किसी और को हो रहा है, संपत्ति किसी और के नाम पर है, उसको पता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। तो साथियों आज का कोई डिस्कशन हमारा यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।